रानी, मुझे आशा है कि इस बार भी राजगद्दी का वारिस ही आएगा। यहाँ चंद्रपुर की धरती पर बेटियों की कोई जगह नहीं है। महाराज, संतान तो भगवान का वरदान होता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी। नहीं रानी, नहीं, मैं सिर्फ बेटे का ही स्वागत करूंगा। अगर बेटी हुई, उसका यहाँ कोई स्थान नहीं होगा। जब गर्भवती रानी के 9 महीने पूरे हुए और बच्चा पैदा करने का समय आया, तो अचानक राजा चंद्रदत्त को कुछ दिनों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी काम से दूसरे राज्य की यात्रा पर जाना पड़ा। यात्रा पर निकलने से पहले राजा ने महारानी को अपने कक्ष में बुलाया और उससे कहने लगा, रानी, मैं राज्य के एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। मेरे लौटने से पहले यदि बच्चे का जन्म हो जाए और वो बेटा हो, तो ये खबर मेरे लिए गर्व का कारण बनेगी। ठीक है? और महाराज, अगर वो बेटी हुई तो? हाँ, अगर बेटी हुई, पुर के गद्दी और खून में बेटियों के लिए कोई स्थान नहीं। याद रखना, बेटियों के लिए कोई स्थान नहीं। जा रहे हैं हम। ये कहकर महाराज वहां से चले गए। राजा के जाने के 2 ही दिन बाद रानी ने एक लड़की को जन्म दिया। लड़की को देखकर रानी रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अब मैं क्या करूं? उस समय रानी के पास एक दाई मौजूद थी, जो रानी को दुखी देखकर कहने लगी, रानी साहिबा, अब दिल छोटा मत कीजिए। मैं यहाँ पर सबके सामने अपने साथ ले जाऊंगी, मगर अपने घर में ले जाकर इसको पालूंगी। अगर आप किसी तरह से इस बच्ची के लिए खर्च भेजती रही, तो आपकी बच्ची खुशहाल जिंदगी बिताएगी, वरना मुझ गरीब से जो बन पड़ेगा, मैं उसी तरह से इसकी परवरिश करूंगी। रानी ने उस समय सोना चांदी और जेवर देकर बच्ची को दाई को सौंप दिया। महल में ये बात फैला दी गई कि दाई ने ले जाकर बच्ची को मौत के घाट उतार दिया है, जबकि दाई बच्ची को लेकर अपने घर पहुंच गई और उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। राजा जब अपने यात्रा से वापस आया, तो रानी ने उसे बताया, महाराज, आपके जाने के बाद बच्ची का जन्म हुआ था, परंतु महाराज, आपके कहे अनुसार। बहुत अच्छा किया तुमने मेरे आदेश का पालन करके चंद्रपुर की परंपरा को बचाया है। यही मेरी अपेक्षा थी। मुझे तुम पर गर्व है रानी। शाबाश। कभी कभार दाई राजा से छुप छुपाकर उस बच्ची को महल में ले आया करती थी। रानी उस पर अपनी ममता लुटाती और दाई को सोना चांदी देकर विदा करती, ताकि वो उस बच्ची का पालन पोषण अच्छे से कर सके। एक दिन जब दाई रानी की बेटी को लेकर महल आई, तो रानी उसे गले लगाकर अपने आंसू रोक नहीं सकी। उस समय बच्ची अब बड़ी हो चुकी थी और अपने माँ के प्रेम को भले ही ना समझ सकी, लेकिन उनकी ममता को महसूस जरूर करती थी। दाई माँ, ये रानी मुझे इतना प्यार क्यों करती है? क्या मैं भी किसी राजकुमारी की तरह लगती हूँ? बेटी, रानी साहिबा का दिल बहुत बड़ा है। वो हर मासूम को अपने बच्चे जैसा ही प्यार करती है। क्या मैं भी इस महल में रह सकती हूँ दाई माँ? नहीं बेटी, तुम्हारा घर तो मेरे साथ है, लेकिन याद रखना, तुम हमेशा खास हो। तुम्हारी इस मुस्कान से रानी साहिबा को बहुत खुशी मिलती है।
रानी इस बातचीत को दूर से सुन रही थी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। काश मैं तुम्हें अपनी गोद में रखकर सबको बता सकती कि तुम मेरी बेटी हो, पर शायद ये मेरी किस्मत में है ही नहीं। समय के साथ बच्ची जवान होती गई और उसकी सुंदरता महलों में ना होते हुए भी राजकुमारी जैसी दिखने लगी। एक दिन की बात है, राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ नगर से गुजर रहा था कि तभी वो दाई राजकुमारी के साथ उस रास्ते से गुजर रही थी। राजा की नजर जब राजकुमारी पर पड़ी तो वो पूछने लगा, मंत्री जी, ये कौन है? ये बेचारी इस दाई की नवासी है महाराज। ये युवती मुझे पसंद है। तुम कल इसके घर मेरा रिश्ता लेकर जाओ। अब क्योंकि सच्चाई किसी को मालूम नहीं थी, इसीलिए अगले दिन मंत्री कुछ आदमियों को साथ दाई के घर पर उसकी नवासी का हाथ मांगने के लिए पहुंच गया। दाई मन ही मन में सोचने लगी, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उसने साफ मना करते हुए कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी नवासी महाराज के लायक नहीं है और ना ही महाराज को किसी गरीब खानदान से रिश्ता जोड़ना अच्छा लगेगा, इसीलिए दोबारा इस सिलसिले में मेरे घर पर मत आइएगा। जब राजा को ये पता चला कि दाई ने उसकी नवासी के साथ रिश्ता जोड़ने से इनकार कर दिया है, तो वो क्रोध से भर उठा। क्या कहा? अरे कैसे एक दाई मेरी बात को ठुकराने की हिम्मत कर सकती है? वो सोचती क्या है? उसे लगता है कि मैं उसके घर पे बार बार अपने नौकरों को भेजूंगा। ये रिश्ता तो अब होकर रहेगा। राजा ने अपने मंत्री और सिपाहियों को दाई के घर पर बार बार रिश्ता लेकर भेजने का आदेश दिया। अरे दाई, सोच समझकर जवाब दो, सोच समझकर। सुनो, महाराज तुम्हारी नवासी को दिल से पसंद करते हैं। अरे रानी बनाकर रखेंगे, रानी। अगर तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो सोचो तो सही, तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी, तुम्हारी नवासी जो है राजमहल में रानियों की तरह रहेगी, तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। अरे तुम्हारे पास इतना धन होगा कि तुम्हें फिर कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये सोचो। मंत्री जी, मैंने पहले ही कहा था कि मेरी नवासी महाराज के लायक नहीं है। मैं गरीब हूँ और मेरी नवासी का रिश्ता किसी राजा से जोड़ना मुमकिन नहीं है। जब लालच से बात नहीं बनी तो मंत्री ने उसे डराने की कोशिश की। दाई, अगर तुमने यह रिश्ता मंजूर नहीं किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। महाराज का क्रोध सहना किसी के बस की बात नहीं है, ध्यान रखो। मंत्री जी, चाहे मुझे जो भी सहना पड़े, मैं अपनी नवासी का रिश्ता महाराज से नहीं जोड़ूंगी। उसे मैं इस राजनीति से दूर रखना चाहती हूँ। जब राजा को दाई की इस जिद और साहस के बारे में पता चला तो उसका गुस्सा और भड़क गया। मेरी बात कान खोल कर सुनो। दाई को पकड़कर इसी वक्त कारागार में डाल दिया जाए और वहां पर उसे कोड़े लगाए जाएं जब तक कि वो इस रिश्ते के लिए मान न जाए। इसी वक्त। सिपाहियों ने दाई को पकड़कर राजा के सामने पेश किया और उसे कोड़े मारने लगे। राजा के सामने दाई चीख पुकार करने लगी,
दाई जो पहले से ही बूढ़ी हो चुकी थी, वो मार ज़्यादा देर तक बर्दाश्त न कर सकी और चिल्लाते हुए कहने लगी, महाराज, महाराज मुझे छोड़ दीजिए। महाराज, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी है। मैंने इसे मारने के बजाय अपने घर में ले जाकर इसका पालन पोषण किया है। अब राजा को एहसास हुआ कि वो एक गलती करने जा रहा था, लेकिन बेटी के जिंदा होने की खबर से वो और भी ज़्यादा गुस्सा से भर गया। उसने अपने बेटे यानी राजकुमार को बुलाकर यह आदेश दिया, हाँ राजकुमार, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इसी वक्त अपनी बहन को जंगल में ले जाकर इसे मार डालो। उसकी आंखें निकालकर और उसका खून लाकर मुझे दिखाओ, ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। जल्दी से मेरे आदेश का पालन किया जाए, इसी वक्त। राजकुमार परेशान हो उठा। वो अपने हाथों से अपनी बहन को नहीं मार सकता था, मगर मन ही मन में वो ये बात भी जानता था, हे भगवान, अगर मैं ये काम नहीं करता हूँ तो महाराज मतलब मेरे पिताजी गुस्से में आकर मुझे और मेरी बहन दोनों को ही मार देंगे। करूँ तो क्या करूँ? मजबूर होकर राजकुमार अपनी बहन को साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जब वो लोग जंगल में पहुंचे तो अपनी बहन के लिए राजकुमार के मन में प्यार उमड़ पड़ा। उसने अपने बहन से कहा, देखो बहन, मैं किसी भी हाल में तुम्हें अपने हाथ से मार नहीं सकता, सीधी बात है। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि देखो, मैं तुम्हें यहीं पे छोड़ देता हूँ, फिर आगे तुम्हारी जो भी किस्मत हुई। नहीं भाई, तुम मुझे यहाँ पर मार दो और मेरी आंखें निकाल लो, वरना अवश्य ही राजा तुम्हें भी मार डालेंगे। और हाँ, मुझे ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगी। भाई बहन दोनों एक दूसरे की ओर देखकर रोने लगे। आखिरकार किसी तरह से भाई ने बहन को मना लिया और फिर राजकुमारी जंगल में घुस गई। इसके बाद राजकुमार ने जंगल में इधर उधर से एक हिरनी का शिकार किया। उसने हिरनी का खून निकाला, उसकी आंखें ली और जाकर राजा को दिखा दी। बहुत अच्छे राजकुमार, बहुत अच्छे। अब मुझे तसल्ली हो गई है कि वो अभिशाप इस दुनिया से मिट चुका है। चंद्रपुर की गद्दी अब सुरक्षित है। बहुत अच्छे, शाबाश। राजा को यह विश्वास हो गया कि उसकी बेटी मर चुकी है, लेकिन इस झूठ ने राजकुमार के दिल पर एक भारी बोझ डाल दिया। जब रानी को यह खबर मिली कि उनकी बेटी को मार दिया गया है तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को बुलाया और सच्चाई जाननी चाहिए। राजकुमार, सच सच बताओ, क्या तुमने अपनी बहन को मार डाला? माँ, मैं अपनी बहन को नहीं मार सका। वो मेरी जान थी। मैंने उसे जंगल में छोड़ दिया और हिरणी का खून और आंखें अपने मतलब पिताजी राजा महाराज जी को लाकर दे दी। आप खुश हो जाइए कि आपकी बेटी और मेरी बहन जिंदा है। हाँ, लेकिन वो फिलहाल अब अकेली है। ये सुनकर रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। तुमने सही किया बेटा। मेरी बेटी को बचाने के लिए तुम्हारा ये कदम ईश्वर का आशीर्वाद है। हे ईश्वर, मेरी बेटी का रक्षा करना, उसे इस अंधकार से बाहर निकलने का मार्ग दिखाना। दूसरी तरफ जंगल में राजकुमारी अकेले रहने लगी। वो अपनी भूख मिटाने के लिए पेड़ों का फल खाती और झरने का पानी पीती। क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या कभी कोई मुझे इस अंधकार से बाहर निकालेगा?
चाहे हालत कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। राजकुमारी हर दिन खुद को संभालने की कोशिश करती और जंगल में एक नई सुबह का इंतज़ार करती। कुछ समय बीता। राजकुमारी इसी तरह से जंगल में अपना जीवन बिताने लगी। एक दिन किस्मत का करना ऐसा हुआ कि उस जंगल में एक दूसरे राज्य का राजकुमार शिकार खेलने के इरादे से आया। जंगल में घूमते घूमते उसकी नज़र राजकुमारी पर पड़ी। राजकुमारी की सुंदरता देखकर राजकुमार मोहित हो गया। उसने राजकुमारी के पास जाकर झुकते हुए कहा, देवी देवी देवी, मैंने आज तक ऐसा सौंदर्य और ऐसी गरिमा कहीं नहीं देखी। आपकी सुंदरता और विनम्रता ने मेरे हृदय को छू लिया है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? राजकुमार, मैं आपके उदार शब्दों के लिए आभारी हूँ, लेकिन क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि मैं कौन हूँ? हाँ देवी, मैं आपकी पृष्ठभूमि या अतीत से अधिक आपकी सादगी और गरिमा की सराहना करता हूं। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूं। राजकुमार, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं एक साधारण लड़की हूँ, आपके महल की गरिमा के योग्य नहीं हूँ। देवी, मेरे लिए आपसे बढ़कर और कोई योग्य नहीं हो सकता। आइए मेरे साथ चलें। मैं वादा करता हूं कि आपका हर सपना साकार करूंगा। आइए देवी। राजकुमार ने राजकुमारी का हाथ थामा और उसे अपने साथ अपने राज्य में ले जाने के लिए तैयार हो गया। अपने राज्य में पहुंचते ही राजकुमार सबसे पहले अपने मंत्री के घर गया और मंत्री से कहने लगा, मंत्री जी, इस लड़की को अपनी बेटी जैसा समझो। मैं कल इसका रिश्ता मांगने के लिए जाऊंगा और फिर इसे ब्याह कर अपने महल में ले आऊंगा। तब तक आप इसे मेरी अमानत समझकर अपने पास ही रखिए, ठीक है ना? ओ राजकुमार जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। यह लड़की अब मेरी बेटी है। जब भी आपका मन करे आप इससे ब्याह कर ले जाइएगा, ठीक है? अमृत्य सेन ने राजकुमारी को मंत्री के घर पर छोड़ा और अगले ही दिन कुछ दरबारियों को मंत्री के घर पर रिश्ता करने के लिए भेज दिया। दो दिन बाद अमृत्य सेन और राजकुमारी की बड़े ही धूमधाम से शादी कर दी गई। अमृत्य सेन अब राजकुमारी के प्रेम में सब कुछ भूल चुका था। उसने कभी राजकुमारी से उसकी पिछली जिंदगी के बारे में नहीं पूछा। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। एक दिन उसने राजकुमारी, जो अब रानी बन चुकी थी, से पूछा, तो रानी, अब तुम बताओ मुझे कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो? अरे इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हारे अतीत की कोई ना कोई कहानी तो जरूर होगी ना, बताओ। राजकुमार, मेरा अतीत बहुत दर्द भरा है। मैं नहीं चाहती कि उसे याद करके आपकी खुशी कम हो। रानी, अगर तुम्हारा अतीत दुर्भाग्य भरा था तो मैं उसे जानकर तुम्हारे लिए और भी मजबूत बनाऊंगा ना। चलो अब मुझे सब कुछ बताओ। मैं तुम्हारे हर दुख में तुम्हारे साथ हूं, बताओ। राजकुमारी कुछ देर तक चुप रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अमृत्य सेन के विश्वास को देखकर उसने आखिरकार अपनी सच्चाई बताने का फैसला किया।
मैं चंद्रपुर के महाराज चंद्रदत्त की बेटी हूँ। महाराज चंद्रदत्त को बेटियों से नफरत थी। जब मैं पैदा हुई तो उन्होंने मेरी हत्या का आदेश दिया, लेकिन मेरी जान बच गई क्योंकि एक दाई ने मुझे पालने का जिम्मा लिया। क्या क्या मतलब तुम्हारे अपने पिता ने तुम्हें मरवाने का आदेश दिया? हे ईश्वर, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। हाँ राजकुमार, उनके लिए बेटियां सिर्फ एक बोझ थी। मैंने अपना पूरा बचपन डर और अकेलेपन में बिताया, लेकिन अब मैं आपके साथ हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरा अतीत मुझ पर हावी नहीं होगी। और फिर राजकुमारी ने अपनी सारी कहानी अमृत्य सेन को बता दी। अपनी पत्नी की ये दुख भरी कहानी सुनकर राजा ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो रानी। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के घर लेकर जरूर जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मुझे मेरे अत्याचारी पिता के सामने मत लेकर जाइएगा, वरना अवश्य ही वो मुझे मार डालेंगे। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। हम हैं ना, चिंता मत करो, चिंता मत। राजकुमारी के मना करने के बावजूद भी राजा अमृत्य सेन अपनी इस जिद पर अड़ा रहा और फिर यह फैसला किया गया कि अगले सप्ताह राजा अमृत्य सेन अपनी रानी के साथ उसके माँ बाप से मिलने जाएगा। और फिर राजा अमृत्य सेन ने राजकुमारी को चंद्रपुर भेजने का इंतजाम करवाया। सेनापति जी, मैं किसी जरूरी काम के लिए 2 दिनों के लिए राज्य से बाहर जा रहा हूं। आप हमारी रानी को लेकर कुछ सैनिकों के साथ चंद्रपुर जाइए। मैं 2 दिन बाद अपना काम पूरा करके उन्हें रास्ते में ही मिल जाऊंगा, ठीक है ना? सेनापति राजकुमारी और कुछ सेना चंद्रपुर की तरफ रवाना हुआ। शाम होते होते उन्हें एक जगह पर पड़ाव डालना था। सेनापति ने राजकुमारी के लिए एक आलीशान खेमा लगवा दिया। राजकुमारी ने देखा कि सेनापति का खेमा भी उसके खेमे के बिल्कुल नजदीक लगाया गया था। उसने सेनापति को बुलाकर उससे पूछा, तुम जानते हो मैं एक राजा की बेटी हूँ और एक राजा की पत्नी भी हूँ। तुम अपना खेमा यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ से कुछ दूरी पर लगाओ। महारानी जी, महाराज ने मुझे आपकी सुरक्षा के लिए भेजा है। अगर आपको कुछ हो गया तो भला मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा? तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम अपना खेमा यहाँ से कुछ दूरी पर लगाओ। लेकिन सेनापति नहीं माना। खेमे वही लगा दिए गए। रात को वो खेमे के बाहर ही टहल रहा था। जैसे ही सब लोगों की सोने का एहसास हुआ, सेनापति राजकुमारी के खेमे में दाखिल हो गया। राजकुमारी खेमे में जब आहट सुनी तो वो जाग गई। अरे नीच, क्या तू जानता नहीं मैं तेरी राजा की पत्नी हूँ? इसी समय खेमे से बाहर निकल जाओ। महारानी जी, मैं आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही आया हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी नीयत खराब है। तुम अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ, वरना ओह वरना क्या करोगी? लेकिन सेनापति नहीं रुका। राजकुमारी ने पास रखा एक फूलदान उठाया और उसके सिर पर दे मारा। इससे पहले कि सेनापति खुद को संभाल पाता, राजकुमारी खेमे से निकलकर बाहर भाग गई। अगर मैंने शोर मचाया
तो ये सैनिक सेनापति का ही साथ देंगे और मुझे खुद अपनी जान बचानी होगी। राजकुमारी अंधेरे में भागती जा रही थी। भागते भागते उसने देखा कि एक बहुत बड़ी नदी बह रही थी। राजकुमारी का मन अब इन बातों से इतना दुखी हो चुका था कि उसने बिना सोचे समझे बहती हुई नदी में छलांग लगा दी। नदी के किनारे दो भाई मछलियां पकड़ने के काम कर रहे थे। अरे आज की पकड़ तो कुछ खास नहीं रही। लगता है हमें थोड़ी और आगे बढ़ना चाहिए। क्यों भाई, शायद वहाँ मछलियाँ ज्यादा हों। अरे चलो ना, चलते हैं और आगे तक। चलें क्या? हाँ हाँ, ठीक कहते हो। ये जगह बड़ी सूनी लग रही है। अरे चलो चलो, आगे चलते हैं। वैसे भी शाम होने वाली है, जल्दी चलो। हाँ हाँ, चलो चलो। दोनों भाई बातें करते हुए नदी किनारे चलने लगे। अचानक उनमें से एक की नजर नदी में किसी चीज पर पड़ी। अरे अरे वहाँ तो देखो। अरे क्या वो कोई इंसान है जो नदी में बहा जा रहा है? अरे देखो तो भाई। हाँ, अरे भाई ये तो सचमुच में कोई इंसान लगता है। अरे जल्दी चलो, जल्दी जल्दी, चलो 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 चलो, उसे बाहर निकालना होगा। अरे जल्दी चलो। दोनों भाई दौड़ते हुए नदी के पास पहुंचे और राजकुमारी को बचा लिया। अब राजकुमारी इन चारों भाइयों को देखकर एक बार फिर से घबरा गई। वो सोचने लगी, कहाँ तो मैं उस सेनापति से इज्जत बचाकर भाग निकली और कहाँ अब इन चार मछुआरों के बीच फंस गई। उन मछुआरों में से हर एक यही कहता था, ये मेरी है। अरे मेरी है, ये मेरी है। मुझे लगता है कि हमें इसे अपने बापू के पास ले जाना चाहिए। वो समझदार हैं और इसका सही फैसला कर सकते हैं। चलो। आखिरकार उनकी सलाह ये हुई कि इस लड़की को अपने पिता के पास ले जाया जाए। जो भी फैसला उनका पिता लेगा वैसे ही किया जाएगा। दोनों भाई राजकुमारी को अपने साथ अपने पिता के पास ले गए। उनका पिता एक बहुत ही सच्चा और अक्लमंद इंसान था। वो राजकुमारी को देखते ही समझ गया। ये किसी राजघराने की औरत है और मेरा कोई भी बेटा इसके लायक नहीं है। इसी वजह से उसने अपने बेटों को समझाया और कहने लगा, ठीक है मेरे बेटों, तुम दो भाई हो, तुम्हारी कोई बहन नहीं है। तुम इस लड़की को अपनी बहन बना लो और इसकी अच्छे से देखभाल करो। ये लड़की तुम्हारा भाग्य बदल देगी। और फिर दोनों भाई अपने पिता की इस बात पर राजी हो गए। उन्होंने राजकुमारी को अपनी बहन बना लिया और अपने से बढ़कर उसकी देखभाल करने लगे। दूसरी तरफ जब राजा अमृत्य सेन अगले दिन अपने काफिले के साथ सेनापति के पास पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी वहां पर नहीं थी। उसने सेनापति से पूछा, अरे मेरी पत्नी कहाँ है सेनापति? महाराज, रानी जी तो एक जादू टोना करने वाली औरत थी। कल रात को उसने हमसे उल्लू की आंखें, बिल्ली का खून और गिरगिट की पूंछ मंगवाई थी। रात भर वो अपने खेमे में न जाने क्या करती रही। अब उनके खेमे से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। लेकिन महाराज, सुबह जब हमने देखा तो वो अपने खेमे में नहीं थी। राजा को ये सारी बातें सुनकर बड़ी ही हैरानी हुई। उसे अपने सेनापति पर संदेह था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, जिस वजह से वो कुछ न कर सका। ठीक है सेनापति, अभी हम अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे और चंद्रपुर राज्य की ओर चलेंगे। वहीं पर पहुंचकर कोई फैसला किया जाएगा। ठीक है? अमृत्य सेन अपने मन में ये सोच रहा था।
चंद्रपुर पहुंचकर मैं अपने अत्याचारी ससुर से ये पूछूंगा कि उसने अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। उसकी वजह से उसकी बेटी जंगलों में भटकी और एक जादू टोना करने वाली औरत बन गई। मैं उससे यह भी पूछूंगा कि आखिर बेटियां उसे पसंद क्यों नहीं है। इसके बाद उनका काफिला आगे की ओर चल दिया और चंद्रपुर राज्य की ओर बढ़ चला। इधर राजकुमारी मछुआरों की बहन बनकर रहने लगी थी। कुछ दिन मछुआरों के साथ रहने के बाद राजकुमारी को यह पता चला कि वो अपने पिता के साम्राज्य यानी चंद्रपुर में पहुंच चुकी है। अच्छा, ये वही चंद्रपुर है, मेरे पिता का साम्राज्य, जिन्होंने मुझे मरवाने का आदेश दिया था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। शायद ये मेरे लिए अपनी पहचान छुपाकर एक नई शुरुआत करने का मौका है। उसे ये भी मालूम हुआ कि उसके पिता को कहानियाँ सुनने का बहुत शौक है। वो अपने मछुआरों भाइयों से बात करने लगी। अरे भाइयों, क्या तुमने सुना है कि राजा चंद्रदत्त को कहानियाँ सुनने का बहुत शौक है? बहन, हमारे राजा को अनोखी और दिलचस्प कहानियां सुनना पसंद है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उनकी दरबार में कहानी सुनाकर अपनी जगह बना सकती हूँ। ओह, तो क्या तुम दरबार में जाओगी? लेकिन क्यों? भाई, वहां जाने में खतरा हो सकता है। अरे नहीं नहीं, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं बस एक कहानीकार बनकर उनके सामने जाऊंगी। और हाँ, मुझे अपनी पहचान भी छुपानी होगी। ओह, लेकिन बहन, तुम वहां जाओगी कैसे? भाई, राजा के दरबार तक पहुंच पाना इतना आसान थोड़े न है। तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो। जाकर राजा को ये बताओ कि हमारी बहन एक बहुत अच्छी कहानीकार है। अगर राजा चाहे तो मैं उनके दरबार में आकर नई नई और मजेदार कहानी सुना सकती हूँ। मछुआरे राजा चंद्रदत्त के दरबार में पहुंचे और कहने लगे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, हमारी एक बहन है जो बहुत ही अच्छी कहानीकार है। अगर आप चाहें तो वो रोज आपको कहानी सुना सकती है। ठीक है। अगर उसकी कहानी हमें पसंद आई तो उसे इनाम भी दिया जाएगा। शाम के समय मछुआरे राजा चंद्रदत्त के सामने अपनी बहन को लेकर हाजिर हुए। राजकुमारी ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक रखा था ताकि राजा उसे पहचान ना सके। तो ये वही कहानीकार है जिसके बारे में तुमने बताया था। क्या सच में ये इतनी अच्छी कहानियां सुना सकती है? हाँ महाराज, हमारी बहन बहुत अच्छी, बहुत अद्भुत कहानीकार है। इसकी कहानियां सुनने के बाद हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। और फिर राजकुमारी ने राजा को कहानी सुनाई जो राजा चंद्रदत्त को बहुत पसंद आई। राजा ने खुश होकर मछुआरों को बहुत सारा इनाम दिया। मछुआरे इनाम लेकर रात को अपने घर वापस लौट आए। ओह, अरे भाई, अब हमें मछलियां पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी बहन ने हमारी जिंदगी बदल दी। हाँ अरे बिल्कुल सही कहा भाई। अब राजकुमारी रोज ही अपना चेहरा को दुपट्टे से ढककर दरबार में आती और राजा चंद्रदत्त को तरह तरह की कहानियां सुनाती। इसके बदले में राजा उसे सोने और चांदी के सिक्के देते।
एक शाम की बात है, जब कहानी सुनाने के लिए राजकुमारी दरबार में पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति अमृत्य सेन और उसका सेनापति दरबार में राजा चंद्रदत्त के साथ बैठे हुए थे। राजकुमारी ने सोचा, आज तो कहानी सुनाने में बहुत मजा आएगा। राजकुमारी रोज की तरह अपना चेहरा दुपट्टे से ढक रखी थी। उसने अपने पिता यानी राजा चंद्रदत्त से कहा, महाराज, आज मैं आपको एक बहुत ही खास कहानी सुनाने वाली हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कहानी के दौरान कोई भी अपनी जगह से उठकर ना जाए। अगर कोई उठकर जाने लगा तो मैं कहानी सुनाना बंद कर दूंगी और फिर कभी कहानी सुनाने के लिए नहीं आऊंगी। राजा ने सबको आदेश दिया। ध्यान से सुनो, कहानी के दौरान कोई भी अपनी जगह से उठकर नहीं जाएगा। चलिए शुरू किया जाए। सभी लोग इस बात पर राजी हो गए। राजकुमारी ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक अत्याचारी राजा था जिसे अपने घर में बेटी की पैदाइश बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब उसके घर में लड़की पैदा हुई तो उसने अपनी बीवी को उसे मारने का हुक्म दिया। उसकी पत्नी ने बेटी को एक दाई को सौंप दिया। दाई ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन राजा की नज़र उस लड़की पर पड़ी तो राजा ने लड़की के घर पर अपना रिश्ता भेजा। यहाँ तक कहानी सुनते सुनते राजा चंद्रदत्त हैरान रह गए। अरे ये कहानी तो मेरी ही कहानी है। लड़की, ये लो और ध्यान से सुनो। कहानी बंद मत करना, सुनाते चलो, आगे बढ़ो। जब राजा को पता चला कि वो लड़की उसी की बेटी है तो उसने अपने बेटे को बुलाकर अपनी बहन को जंगल में ले जाकर मारने का आदेश दिया। लेकिन भाई बेचारा अपनी बहन को ना मार सका और वही उसे जंगल में छोड़ आया। वो लड़की बेचारी जंगल में इधर उधर भटकती, फल पत्ते खाकर अपना गुजारा करती। राजा चंद्रदत्त, जो अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, अपनी बेटी के साथ किए गए अत्याचार पर बहुत दुखी हो उठा। जब उसे अपनी बेटी के दुखों के बारे में मालूम हुआ तो उसका दिल और भी ज़्यादा दुखी हो गया। दूसरी तरफ राजकुमारी के भाई ने जब यह सुना तो वह सहम गया कि ये तो उसका बहन का किस्सा है। उसने बेचैन होकर कहा, लड़की, ये कहानी आगे जारी रखना। मैं ये कहानी पूरी सुनना चाहता हूँ, और आगे बढ़ो। राजकुमारी ने कहानी को आगे जारी रखते हुए कहा, जंगल में दिन गुजारने के बाद एक दिन एक राजकुमार उस लड़की को मिल गया। वो उसके प्रेम में पड़ गया। राजकुमार उससे शादी करके अपने महल में ले आया। राजकुमारी के पति राजा अमृत्य सेन ने जब ये सुना तो वो समझ गया कि ये तो उसकी कहानी है। उसने भी तुरंत कहने लगा, लड़की, ये कहानी आगे जारी रखना। मैं ये कहानी पूरी सुनना चाहता हूँ। राजकुमारी ने आगे कहना शुरू किया। शादी के बाद राजा अपनी पत्नी को उसके पिता से मिलवाना चाहता था। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया कि वो सेना की एक टुकड़ी के साथ रानी को लेकर चले। राजा खुद बाद में उसे रास्ते में मिलेगा। लेकिन रास्ते में जब पड़ाव डाला गया तो सेनापति की नीयत खराब हो गई। वो आधी रात के बाद उस लड़की के खेमे में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। लेकिन जैसे तैसे वो लड़की अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सेनापति घबरा गया। उसे ये एहसास हो गया कि ये तो उसकी ही सच्चाई सबके सामने बताई जा रही है। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे एक जरूरी काम से जल्दी जाना होगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जा रहा हूँ। अब तक राजा अमृत्य सेन सारी सच्चाई समझ चुका था।
उसने गुस्से भरे स्वर में सेनापति से कहा, मक्कार सेनापति, तुम कहीं नहीं जा सकते। जब तक ये कहानी पूरी नहीं होती है चुपचाप यहीं बैठे रहो, वरना तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। बैठ जाओ। घबराकर सेनापति वहीं पर बैठ गया। राजकुमारी ने आगे की कहानी जारी रखी और कहा, फिर वह लड़की नदी में कूद गई। बहते बहते वो 2 मछुआरों भाइयों के हाथ लगी, जिन्होंने उसे अपनी बहन बना लिया। जब कहानी यहाँ तक पहुँची, मछुआरे भाई हैरान रह गए। वो सोचने लगे, ओ, ये तो हमारी ही कहानी है, अब समझ आया। वो भी अब चुपचाप खड़े रहे। राजकुमारी ने आगे कहा, इसके बाद वो लड़की वहाँ के राजा के दरबार में कहानी सुनाने लगी। अब तो राजा चंद्रदत्त की आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी। यहाँ तक पहुंचकर राजा चंद्रदत्त का दिल चूर चूर हो चुका था। वो रोते चिल्लाते हुए वहां से उठ खड़ा हुआ। तभी राजकुमारी ने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया। वहीं पर बैठे हुए राजा अमृत्य सेन ने अपनी पत्नी को पहचान लिया। राजा चंद्रदत्त भी अब ये समझ चुका था कि ये लड़की उसी की बेटी है। अब एक बाप अपनी बेटी को पाकर और एक पति अपनी पत्नी को पाकर बहुत ही खुश थे। दोनों ने उसी समय सैनिकों को आदेश दिया, दुष्ट सेनापति को कारागार में डाल दिया जाए और उसे मृत्यु दंड देने की तैयारी की जाए। इसी वक्त ले जाओ इसे। चंद्रदत्त अपने किए हुए अत्याचारों के लिए बहुत ही शर्मिंदा था। हाँ बेटी, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मेरे पास माफी मांगने के लिए भी शब्द नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरी गलती अक्षम्य है। पिताजी, मैंने आपको हमेशा माफ कर दिया था, लेकिन आपके अत्याचारों ने मुझे ऐसी पीड़ा दी है जिसे मैं कभी भुला नहीं सकती। महाराज, मैंने आपको हमेशा समझाने की कोशिश की, लेकिन आप कभी समझ नहीं सके। आज ये पछतावा हमें एक परिवार बनने की खुशी नहीं दे सकता। बेटी, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे दामाद के साथ जाओ और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाओ। मेरे लिए यही सजा काफी है। मैं तुम्हारे बचपन का प्यार और हंसी वापस नहीं ला सकता। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ बेटी। मुझे और मैं तुमसे पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ। मैं आपको माफ कर सकती हूँ, क्योंकि आपको आपकी की गई गलती का एहसास हो गया है। मैं भी सब कुछ भूलकर एक नया जीवन शुरू करना चाहती हूँ।